discuss about the an important topic of biology that is water absorption। आज का जो विषय है वो वाटर एब्जॉर्प्शन है और इस पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से, नेट में भी एक आध क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो मतलब हम लोगों को चूँकि इसको पूरा देखना है वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करें। उसके पहले पुनः निवेदन आप लोगों से कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको बायोलॉजी से संबंधित कोई नोट्स चाहिए हों तो ये जो नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बंद करना पड़ेगा, शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है शुरू करते हैं। पादप जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा विषय है। जल जीव द्रव्य का एक अत्यंत आवश्यक भाग होता है, ये हम लोग जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म के संपूर्ण भार का 80 to 90% भाग जल होता है। मतलब किसी भी प्लांट में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका 80 to 90% जो है वो पार्ट क्या बनाता है, जल का बना होता है, वाटर होता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जल एक श्रेष्ठ विलायक होता है। विलायक मीन्स कि ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर विलय कर सकता है और तथा यह पादपों के विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वह खनिज पोषकों के ग्रहण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट मीन्स कि यह जो है मिनरल्स, न्यूट्रिशंस के डिस्ट्रीब्यूशन और उनको ग्रहण करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अभिगमन जल के द्वारा ही होता है। मतलब जितने भी प्लांट के अंदर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब जल के द्वारा ही संभव हो पाता है। जल यदि नहीं है तो प्लांट के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का रिसीविंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। चलिए आगे तो हम लोग बात कर रहे थे जल से पादप कोशिकाएं स्फीत अवस्था में बनी रहती हैं। मतलब जो वाटर होता है उसके कारण जो प्लांट सेल होती हैं वो टर्जिड स्टेज में बनी रहती हैं। मतलब उन पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ पाता है। ठीक है, जल पादपों की वृद्धि में सहायक होता है। ये बात हम अमूमन सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब से लेके फ्रूट फॉर्मेशन तक जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्लांट के लिए। और जल बीजों के अंकुरण के लिए भी आवश्यक होता है, जर्मिनेशन के लिए भी आवश्यक होता है। सभी एंजाइमेटिक क्रियाएं जो होती हैं वो जल की उपस्थिति में ही संभव हो पाती हैं, क्योंकि सभी एंजाइम जल की प्रेजेंट में ही क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। कई पादप गतियाँ जो है वो कोशिकाओं की स्फीत अवस्था के कारण ही हो पाती हैं। कई तरह का प्लांट मूवमेंट होता है या कई तरह का सेल मूवमेंट होता है, वो सेल में टर्जिडिटी पैदा होने के कारण ही संभव हो पाता है। तो प्लांट में भोजन का ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र और रासायनिक अभिक्रियाएं जल ये विलयन में ही संभव हो पाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जल के फॉर्म्स, वाटर फॉर्म्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। भूमि को जल मुख्य रूप से वर्षा से प्राप्त होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। चूँकि मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है पृथ्वी पर वो वर्षा ही होती है, रेन होती है। कुछ जल तो बहकर जलाशयों में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, रन ऑफ वाटर, यानी इसे अपवाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। शेष जल जो है वो रिस कर भूमि में चला जाता है। जैसे बारिश होती है, बारिश होने पर क्या होता है कि कुछ पानी तो नदी नालों के माध्यम से बह के चला जाता है, जिसको हम कहते हैं अपवाहित जल या रन ऑफ वाटर।
और कुछ जल ऐसा होता है जो रिस रिस कर भूमि में अंदर जाता है, जिसको हम परकोलेट वाटर कहते हैं, परकोलेट वाटर कहते हैं। आगे बढ़ें तो नंबर 1 पर है गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जल जो है भूमि के अंदर गहराई में चला जाता है और सामान्य रूप से यह जल प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं हो पाता है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अगर नलकूप के द्वारा हम इस पानी को खींचे तभी ये पानी बाहर आता है और पौधों को प्राप्त हो सकता है। मतलब कि नलकूपों के द्वारा ही ये जल जो है गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर नलकूप के द्वारा ही प्लांट्स को उपलब्ध हो पाता है। कुछ जीरोफाइट्स होते हैं, कुछ जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, प्रोसोपिस कैपेरिस। ये ऐसे जीरोफिटिक प्लांट हैं जो ग्रेविटेशनल वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको जो है अवशोषित कर सकते हैं अपने रूट के माध्यम से। आगे अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर जल आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर मिट्टी के कणों की सतह पर जल की सूक्ष्म अधिशोषित एडजॉर्ड परत को जल की आर्द्रता कहते हैं या जल आर्द्रता जल कहते हैं। यह जल भी पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस जल का वाटर पोटेंशियल बहुत निगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है वाटर पोटेंशियल, इसलिए यह भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साथियों तीसरे नंबर पर आता है केमिकली कंबाइंड वाटर, रासायनिक रूप से बंधित जल। ठीक है, ये क्या होता है? मृदा के कणों में विद्यमान रासायनिक यौगिक जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनमें रहने वाली जो जल की मात्रा है उसको केमिकली कंबाइंड वाटर कहते हैं। यह भी पौधों को उपलब्ध नहीं होने वाला जल है, इसको भी प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है कैपिलरी वाटर या केशिका जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो वाटर है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट कैपिलरी एक्शन के द्वारा इसको अवशोषित कर सकते हैं। मिट्टी के कणों के बीच बनी हुई कोशिकाओं में जल की मात्रा जो होती है, मिट्टी के कणों के बीच में कुछ जो केशिकाएँ होती हैं उनमें जल भरा रहता है, उस जल को ही कैपिलरी वाटर या केशिका जल कहते हैं। यही जल पादपों की जड़ों के लिए अवेलेबल होता है, उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। आगे अगर हम देखें तो यह जल पौधों को उपलब्ध हो पाता है, इसी जल को पौधे अवशोषित कर पाते हैं। और वायुमंडलीय आर्द्रता की अगर हम बात करें, जो वेपर होती है उसको एपीफिटिक प्लांट्स, जो एपीफाइट्स होते हैं, मतलब एपीफाइट्स क्या होते हैं? वे पौधे जो दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एपीफाइट। और उनमें एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेलामेन टिश्यू। ये बेलामेन टिश्यू ही एपीफाइट्स का जो वाटर वेपर होती है वायुमंडल की उसको ग्रहण कर पाता है। अगर हम मिट्टी में देखें तो कुल जो जल होता है उसको हम होलाइड कहते हैं। होलाइड यह जल की संपूर्ण मात्रा होती है जो मिट्टी में उपस्थित होती है, मृदा में पाई जाती है, होलाइड। और एक होता है क्रेसाइड। क्रेसाइड क्या होता है? मृदा में पाए जाने वाला वह जल जो पौधों को उपलब्ध हो जाता है, मतलब प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर जो होता है उसको क्रेसाइड बोलते हैं। इकार्ड वह जल जो पौधों को अवशोषण के लिए नहीं मिल पाता है, अवशोषित नहीं कर पाते हैं, उसको इकार्ड बोलते हैं। तो होलाइड इज इक्वल टू क्या होता है? क्रेसाइड एंड इकार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी और नीट, टीजीटी पीजीटी, नीट, इसके अलावा आपका बीएससी, सॉरी थोड़ा सा समस्या हो गई, बीएससी और एमएससी बॉटनी, इसके अलावा सीएसआईआर नेट, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक आध क्वेश्चन 101% आ जाता है, तो उसको पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के मतलब बहुत यूज़फुल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग बात कर रहे थे होलार्ड की, तो होलार्ड क्या होता है, वह संपूर्ण जल की मात्रा जो मिट्टी में उपस्थित होती है। और कैसार्ड क्या होता है, वह जल जो मिट्टी से पौधे अवशोषित कर सकते हैं, जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। और एकार्ड वह वाटर होता है, होलार्ड का वह पार्ट होता है जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब जल अवशोषण अंग, ऑर्गन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब प्लांट के वे अंग जो जल का अवशोषण करते हैं, प्लांट के वे अंग जो जल का अवशोषण करते हैं वो कौन होते हैं। तो लोअर प्लांट्स में अगर हम निम्न श्रेणी के प्लांट्स में देखें तो जल को प्लांट्स की संपूर्ण सतह या राइजोइड्स, जैसे हम ब्रायोफाइट, एल्गा में देखें तो उनकी पूरी बॉडी अथवा राइजोइड्स से वो जल को अवशोषित करते हैं मिट्टी से। लेकिन टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स कह रहे थे, मैं बात कर रहा था कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, निम्न श्रेणी के प्लांट होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट, एल्गा, इनमें क्या होता है कि प्लांट की संपूर्ण बॉडी या बॉडी की पूरी सरफेस और राइजोइड से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट ऐसे होते हैं बीजधारी प्लांट जिनमें जल अवशोषण सिर्फ रूट के द्वारा होता है, जैसे कि आपका टेरिडोफाइट है, फिर जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स में डाइकोट मोनोकोट है। ये सभी क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट। अब रूट के 4 रीजन होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं, और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो रूट के 4 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 रूट कैप रीजन, जिसको मूलगोप क्षेत्र भी बोलते हैं। एक दूसरा है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिसको विभजोतक क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा इलोंगेशन रीजन, जिसको दीर्घीकरण क्षेत्र बोलते हैं। चौथा मैचुरेशन रीजन, जिसको हम परिपक्वन क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में ही जो मैचुरेशन रीजन है, इसमें ही सबसे ज़्यादा रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो मैचुरेशन रीजन में ही होता है। रूट हेयर रूट का अवशोषण का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाते हैं। किसी पौधे को स्थानांतरित करने से नए स्थान पर कठिनाई होती है, क्योंकि उसके रूट हेयर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, किसी पौधे को हम एक जगह से उखाड़ करके जब दूसरी जगह पर लगाते हैं तो वह प्लांट क्या होता है कि दूसरी जगह पर स्थानांतरित होने पर उसको लगने में दिक्कत होती है, मतलब उसको सरवाइव करने में समस्या होती है। उसका कारण होता है कि जब हम उसको एक जगह से निकालते हैं तो वहाँ पर उसके रूट हेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि कोशिका जो रस होता है, सेल शेप होता है, उसमें कार्बनिक एसिड और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और उससे ऑस्मोटिक प्रेशर मृदा विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाता है। मतलब जो प्लांट है उसका ओपी सॉइल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं उनके कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो लगभग वो 3 ATM के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 ATM के बराबर। तो इस कारण से उसको एक जगह से दूसरे जगह लगाने पर प्लांट को वहाँ पर सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं जल अवशोषण का मार्ग, मतलब पाथ क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भूमि में उपस्थित जो भी जल है वो जड़ों के जाइलम तक पहुंचना होता है। अगर वो जाइलम तक नहीं जाता है तो जाइलम के माध्यम से वो प्लांट के अन्य भागों में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो जाइलम सेल्स करते हैं, और जो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो फ्लोएम सेल्स करते हैं। तो जाइलम तक जब तक वाटर नहीं पहुँचेगा तो प्लांट के अन्य पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि भूमि में जो उपस्थित, सॉइल में जो उपस्थित वाटर है वो जड़ों के माध्यम से जड़ों के जाइलम तक पहुंच जाए, और जड़ों के जाइलम से फिर वो वहाँ से प्लांट्स के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। भूमि में जल के संपर्क में क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। जब रूट हेयर्स भूमि में जल के संपर्क में होते हैं तो क्या होगा, इससे रूट हेयर
कि पेक्टिन सतह पर जल सर्वप्रथम क्या होता है, अधिशोषित होता है। मतलब जो रूट हेयर्स की पेक्टिन सरफेस होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जल तत्पश्चात जल मूल रोम की एपिडर्मिस में आता है। उसके बाद क्या होता है कि जड़ में फिर एपिडर्मिस, पेक्टिन के बाद एपिडर्मिस की लेयर में वाटर आ जाता है। यहाँ से कॉर्टेक्स में होता हुआ वो कहाँ पहुँचता है, कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस तक पहुँच जाता है। कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस तक पहुँच जाता है। कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस से चूँकि डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को बता देते हैं। ये डायग्राम है, इसके माध्यम से समझने में थोड़ी आसानी होगी। क्या होता है कि ये रूट हेयर्स है। रूट हेयर की अपर सरफेस जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन से एंटर करता हुआ वाटर कहाँ पहुँचता है, एपिडर्मिस में, और एपिडर्मिस से फिर वो कॉर्टेक्स में होता हुआ कहाँ जाता है, कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस तक पहुँच जाता है। कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस में पहुँचते ही यहाँ पर एक दिक्कत आती है, तो उसके लिए कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम पैसेज सेल बोलते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस में जब पहुँचता है तो एंडोडर्मिस की भित्तियाँ जो होती हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जो सुवेरिन से लिग्निफाइड होती हैं, सुवेरिनीकृत होती हैं, परंतु जल को जाइलम तक पहुँचाने के लिए प्रोटोजाइलम के विपरीत पतली भित्ति वाली पैसेज सेल या पथ कोशिकाएँ भी एंडोडर्मिस में होती हैं, और उन पैसेज सेल से होता हुआ वाटर कहाँ पहुँच जाता है, पेरीसाइकिल में पहुँचता, पेरीसाइकिल से जाइलम में पहुँचता है। अगर हम देखें तो इसका ये लाइन डायग्राम है। सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर की एपिब्लेमा में जाता है, वो भी पेक्टिन से होता हुआ, फिर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस से होता हुआ पैसेज सेल में जाता है, और पैसेज सेल से वो पेरीसाइकिल में जाता है वाटर, देन प्रोटोजाइलम में जाता है, देन मेटाजाइलम में, और मेटाजाइलम से होता हुआ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरीके का पाथ पकड़ता है, किस तरीके के पाथ से जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को वाटर अवेलेबल हो पाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट की। सिम्प्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट सतत जीवित अंश से बने मार्ग को कहते हैं। मतलब जो पाथ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जीवित कोशिकाओं का बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। यह जीवित पाथ होता है, कैसा होता है, जीवित मार्ग होता है। जल कोशिका झिल्ली से साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, और साइटोप्लाज्म व प्रोटोप्लाज्म तंतु मिलाकर यह सिम्प्लास्ट बना देते हैं। क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट मिलकर सिम्प्लास्ट बनाते हैं, और कोशिका के भीतर होकर प्लाज्मोडेस्माटा से जल का परिवहन सिम्प्लास्ट पाथ कहलाता है। मतलब फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर तक जाता है वाटर, उसको हम पाथ को कहते हैं सिम्प्लास्ट। पाथ के दौरान जल का परिवहन मेम्ब्रेन के द्वारा भी हो सकता है, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन पाथ भी कहा जाता है। इसलिए सिम्प्लास्ट को क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन अगर टीजीटी पीजीटी में आएगा, थोड़ा घुमा के पूछेगा तो पूछ सकता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन पाथ ऑल्सो नोन एज, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथ को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सिम्प्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, बिकॉज इट इज़ द लिविंग पाथ या द पाथ ऑफ लिविंग सेल्स। मतलब जो पाथ है वो किसका बना हुआ है, जीवित कोशिकाओं का बना हुआ है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का भी रोल होता है, मेम्ब्रेन्स का भी रोल होता है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के जो फाइबर होते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम बात कर लेते हैं एपोप्लास्ट की। एपोप्लास्ट क्या है, यह पादप का अजीवित या नॉन लिविंग पार्ट है। क्या कैसा पार्ट है, नॉन लिविंग। सेल वॉल तथा इंटरसेलुलर जो स्पेस है और जाइलम की कैविटी, ये सब मिलकर, मतलब देखो अब आप वो सिम्प्लास्ट था, उसमें सारे जो भी कंपोनेंट पाथ बना रहे थे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो सारे लिविंग पार्ट्स थे। अब यहाँ पर एपोप्लास्ट जो पाथ बनाता है उसमें जो भी कंपोनेंट होंगे जो उस पाथ का निर्माण करेंगे उसमें ज़्यादातर जो होंगे वो नॉन लिविंग होंगे। सेल वॉल होगी, सेल वॉल क्या है, इसका कुछ पार्ट लिविंग होता है, कुछ नॉन लिविंग होता है। इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है, सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है। तो ये डेड होगी, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस होगा,
वो दो कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होगा वो, और जाइलम की कैविटी जो होती हैं वो, तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एपोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। और एपोप्लास्ट जो टर्म है ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने दिया था, जिनको हम मुंच के नाम से जानते हैं। मुंच ने एपोप्लास्ट दिया था। अब क्वेश्चन बन सकता है इसमें, देखो इससे सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट से। पूछ सकता है कि कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथ है जो लिविंग पाथ कहलाता है, तो वो सिम्प्लास्ट होता है। कौन सा नॉन लिविंग पाथ है, तो एपोप्लास्ट है। इसके अलावा पूछ सकता है कि एपोप्लास्ट टर्म किसने दिया था, तो मुंच ने दिया था। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि एपोप्लास्ट में कौन कौन से कंपोनेंट मिलाकर जो है पाथ का निर्माण करते हैं, ये भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत गौर से देखना। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये फिजियोलॉजी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, नीट, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी की तो अभी भर्ती आने वाली है और टीजीटी पीजीटी के फॉर्म पड़े हुए हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग निरंतर वीडियोस को देखकर नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ें। तो मूल रोम या रूट हेयर से कॉर्टेक्स तक जो जल का प्रवाह है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब अगर हम देखें तो रूट हेयर से कॉर्टेक्स तक वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक किसी भी मेथड से हो सकता है। मतलब एपोप्लास्टिक भी हो सकता है और सिम्प्लास्टिक भी। लेकिन एंडोडर्मिस से जो अंदर वाटर जाता है, क्योंकि एंडोडर्मिस में हम पहले ही बता चुके हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं जो स्वेरनीकृत होती हैं, स्वेरनाइज्ड होती हैं। तो यहाँ पर एक ही पाथ काम करेगा, वो सिम्प्लास्ट काम करेगा। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं, इस कारण जल का गमन यहाँ सिम्प्लास्ट के माध्यम से ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि रूट हेयर से लेकर के कॉर्टेक्स तक जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो किस माध्यम से होगा, किस पाथ के माध्यम से होगा, तो एपोप्लास्ट अथवा सिम्प्लास्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन एंडोडर्मिस के बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल सिम्प्लास्ट के माध्यम से ही होगा। अब जल अवशोषण की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, इसको और देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखकर नोट्स बनाएंगे तो इसका 120% आपको लाभ मिलेगा और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोगों को पूरा देखकर नोट्स प्रिपेयर करने ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ये जो सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण है, ये रेनर ने 2 शब्द दिए थे इसके लिए। ठीक है, जल अवशोषण की विधि 2 प्रकार की होती है। एक तो सक्रिय विधि से होता है, एक्टिव मेथड से होता है, और एक इनएक्टिव मेथड से होता है, निष्क्रिय विधि से होता है। सक्रिय विधि से अवशोषण, जब जल अवशोषण जड़ों की सक्रियता के द्वारा होता है, जल अवशोषण में एटीपी खर्च होते हैं, तब यह सक्रिय विधि कहलाती है। मतलब जब जड़ें एक्टिव हों, रूट्स एक्टिव हो, रूट की सारी सेल्स एक्टिव हो और एटीपी खर्च करके वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट कर रहे हैं, तो वो एक्टिव क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगी ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यह 2 तरह का होता है, परासरणी सक्रिय विधि। यह विधि जो है एटकिंस और प्रेस्टले ने प्रस्तुत की थी। इसमें क्या है कि सीपी और डीपीडी। ठीक है, मतलब एक तो सीपी और एक डीपीडी, 2 प्रेशर हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और एक है सेल वॉल प्रेशर। इसके अनुसार रूट की सेल की परासरणीय सक्रियता जो होती है वो जल अवशोषण उसके कारण हो पाता है। मतलब रूट सेल की परासरणीय सक्रियता बढ़ जाने के कारण जल का अवशोषण हो पाता है। इसमें एटीपी प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं होते हैं। लेकिन अपरासरणीय सक्रिय विधि में क्या होता है, ये अपरासरणीय सक्रिय विधि थियामेन, बेनेट और क्लार्क, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी। थियामेन, बेनेट और क्लार्क ने अपरासरणीय सक्रिय विधि का निर्माण किया था। तो अब
अपरासरणी जो सक्रिय विधि है उसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे, यह विधि थियामीन, बेनेट और क्लार्क के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ये बात तो हम लोग जान चुके थे। इस विधि के अनुसार परासरणीय सक्रियता जो होगी वो परासरणीय सांद्रता के विपरीत जल अवशोषण होगा। वहाँ पर परासरणीय सांद्रता जब बढ़ रही थी तो जल का अवशोषण बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ विपरीत होगा। परासरणीय सांद्रता यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो जल का अवशोषण कम होगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जब कम होगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस विधि में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप में एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? प्रत्यक्ष रूप में एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। प्राय यह क्रिया जो हेलोफाइट्स प्लांट हैं, लवणोद्भिद वृक्ष हैं, उनमें देखी जाती है। हेलोफाइट्स प्लांट या हेलोफिटिक प्लांट में यह क्रिया देखी जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो निष्क्रिय जल अवशोषण की विधि को अब हम लोगों को देखना है। पहले अभी हमने सक्रिय देख लिया, अब निष्क्रिय जल अवशोषण विधि में हम देखें तो इस विधि में पौधों में जल के अवशोषण के समय ना तो एटीपी खर्च होते हैं निष्क्रिय में, और ना ही जड़ों की भूमिका सक्रिय होती है। मतलब ना तो रूट एक्टिव होकर जल अवशोषित करती हैं और ना ही एटीपी खर्च किए जाते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण विधि में। जबकि सक्रिय में क्या होता है कि जल अवशोषण के लिए क्या होता है कि एटीपी खर्च करने पड़ते हैं और रूट भी सक्रिय होती है। जल अवशोषण की शक्ति पत्तियों में ट्रांसपायरेशन के कारण उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत कहता है, ये मेथड कहता है, ये मैकेनिज्म कहता है कि जो ट्रांसपायरेशन होता है उसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि पत्तियों से जितना पानी एब्जॉर्प्शन ट्रांसपायरेशन के रूप में निकलेगा उतना ही जड़ें जो है क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। नहीं तो अगर पत्तियां ट्रांसपायरेशन नहीं करेंगी, पानी को नहीं निकालेंगी, तो जड़ें निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती हैं। क्रैमर ने इसका प्रमाण दिया था कि पौधों में जल अवशोषण की क्रिया जो है वो बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन का अनुसरण करती है। 96% जो जल है वो इसी मेथड से एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इस मेथड के अनुसार लगातार ट्रांसपायरेशन से पत्तियों की सेल का जो डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वो बढ़ जाता है, जिससे एक जो है सक्सेशन फोर्स उत्पन्न होता है और जड़ों के द्वारा जल को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। सीधी सी बात है कि क्रैमर ने इसको प्रमाण देते हुए बताया कि सीधी सी बात है कि क्रैमर ने प्रमाण देते हुए जो निष्क्रिय विधि थी उसके बारे में बताया कि पौधों में जो जल एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया है, वो ट्रांसपायरेशन का अनुसरण करती है। यदि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। उन्होंने इस बात को बताया और कहा कि 90% जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो इसी विधि के द्वारा होता है कि जब बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो जो पत्तियों की सेल्स होती हैं उनका डीपीडी बढ़ जाता है, जिससे एक सक्सेशन फोर्स उत्पन्न होता है और इससे में क्या होता है कि रूट में जल खिंचाव की क्षमता बढ़ जाती है और वाटर एब्जॉर्प्शन तेज़ी के साथ बढ़ता है। अब अगर हम देखें कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो जो मिट्टी होती है, अवेलेबल सॉइल, मतलब जिस मिट्टी में पौधे होते हैं वो पादप भूमि में उपस्थित कैपिलरी वाटर को अवशोषित करते हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि सिर्फ कैपिलरी वाटर ही होता है जिसको वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जल अवशोषण मिट्टी में उपस्थित कैपिलरी जल या कैपिलरी वाटर की मात्रा बढ़ने पर बढ़ जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि मिट्टी के अंदर जितना कैपिलरी वाटर ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना एब्जॉर्प्शन कम होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो देखें कि मृदा में अधिक जल उपस्थित होगा। ये बात हम बता चुके हैं आपको अभी कि मृदा में जितना ज़्यादा जल होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना कम जल होगा उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो ज़्यादा जब जल होता है मिट्टी में तो उस मिट्टी को कहते हैं अपन वाटर लॉक्ड सॉइल, जल क्रांत मिट्टी। ठीक है, और फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकली जो ड्राई मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा पानी होता है क्योंकि उसमें एयर नहीं होती है, और जब एयर नहीं होती है तो इस कारण से ऐसी मिट्टी में जड़ें जो होती हैं वो
एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, अवायुवीय श्वसन करती हैं, व अल्कोहल का निर्माण करती हैं। मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वो वाटर लॉक्ड सॉइल होगी। और वाटर लॉक्ड सॉइल कैसी होती है? वो ड्राई होती है, क्योंकि उसमें एयर नहीं होती है। एयर नहीं होगी तो क्या होगा? श्वसन एनारोबिक होगा। एनारोबिक होगा तो उसमें अल्कोहल का निर्माण होगा। अल्कोहल बनने के कारण जो जड़ें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और ऐसा हम देखते हैं जो पानी से भरे हुए खेत होते हैं उनमें अल्कोहल की गंध इसीलिए आती है। जैसे धान के खेत में आप जाओगे तो हल्की सी अल्कोहल की गंध आती है, वो इसी कारण हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो कैसा होता है? वो एनारोबिक होता है और उसके कारण अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, देखो आपको श्वसन के भी कई सारे क्वेश्चन मिल गए, मिट्टी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। इन सारे क्वेश्चन को जानने के बाद अब हम बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर की। अगर हम सॉइल टेम्परेचर की बात करें, मृदा तापमान की, तो मृदा का तापमान, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर की। मृदा तापमान निम्नलिखित क्रियाओं को प्रभावित करता है और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ऑप्टिमम माना जाता है सॉइल के लिए। यह कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित करता है। जो सॉइल टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा कि प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी परमेबिलिटी को इफेक्ट करता है, उसकी परमेबिलिटी को प्रभावित करता है। और कम तापमान से कोशिका झिल्ली की पारगम्यता घट जाती है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो पारगम्यता अच्छी रहेगी, परमेबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन कम टेम्परेचर में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी घट जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एंजाइमों की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, उसके लिए भी आवश्यक होता है। मतलब कि टेम्परेचर, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होंगी प्लांट के अंदर वो पर्टिकुलर ठीक से चलेंगी। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होने पर क्या होता है? एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं और कम टेम्परेचर पर वो निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो क्या होगा कि तभी जो रूट हेयर्स होते हैं उनका निर्माण और जड़ की जो ग्रोथ होगी, रूट की जो ग्रोथ होगी वो कब होगी? जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस अच्छे से होंगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़िया होगी। तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना आवश्यक है। अब अगर हम देखें तो मिट्टी का जो तापमान है, मतलब सॉइल का टेम्परेचर है, वो कोशिका जल की विस्कोसिटी को भी प्रभावित करता है। मतलब जो सेल के अंदर वाटर होता है उसकी सयानता को भी प्रभावित करता है। कम तापमान से जल की सयानता बढ़ जाती है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब हम न्यून ताप वाली मृदा को देखें, जैसे कोल्ड सॉइल होती है, वो फिजिकली या फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, ठीक है। अब हम बात करें सॉइल एयर की। मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन या जो भी एयर होती है, अच्छे वातावरण वाली मृदा जो होती है, वेल एरेटेड सॉइल जिसको हम बोलते हैं, उसमें जल अवशोषण अधिक होता है। मतलब जिसमें मतलब ज़्यादा एयर होगी वहाँ वो मिट्टी ज़्यादा सॉइल जल को एब्जॉर्ब करेगी। अल्पपातित मृदा में, मतलब कम एयर वाली मृदा में क्या होगा? जड़ों के श्वसन हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी और यहाँ पर मिट्टी को फिजियोलॉजिकली ड्राई कहा जाता है। और ऐसी मिट्टी क्या है? वाटर लॉक्ड सॉइल कहलाती है। अब मृदा के लवण, सॉइल के जो सॉल्ट होंगे, वो जल अवशोषण की दर अगर हम देखें तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो मिट्टी में उपस्थित सॉल्ट की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो मिट्टी में उपस्थित जो सॉल्ट होंगे उनका उल्टा होगा। अगर सॉल्ट ज़्यादा होंगे तो रेट कम होगा और सॉल्ट कम होंगे तो रेट अच्छा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सॉल्टी मृदा होती है वो भी ड्राई होती है, फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है। आगे हम देखें तो मृदा लवणों की, मतलब जो सॉइल सॉल्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन उपयुक्त मृदा घोल में ही जल अवशोषण होता है। मतलब कि अगर पर्याप्त जो है सॉइल घोल है तो उसमें जल अवशोषण अच्छा होगा। मृदा में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाने पर जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो घट जाएगा। मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा बढ़ने पर जल का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। इसी कारण जो सेलाइन सॉइल होती है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं,
शुष्क भूमि हो जाती है, वो फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, भूरी सी सॉइल बन जाती है, सैलाइन सॉइल। ठीक है, इस मिट्टी में केवल हेलोफाइट्स प्लांट ही उग पाते हैं क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक बनाए रखते हैं। आगे अगर हम देखें तो ट्रांसपायरेशन, क्रैमर के अनुसार हम कहते ही हैं कि जल एब्जॉर्प्शन दर सीधे ही वाष्पोत्सर्जन के समानुपाती होती है। मतलब ये क्रैमर कहता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सीधे ट्रांसपायरेशन के समानुपाती होगा। मतलब ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग कह सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण निष्क्रिय जल अवशोषण बढ़ जाता है। जल अवशोषण की कुछ अन्य विधियाँ भी हैं, जैसे कि माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा के द्वारा कुछ कॉनिफर्स प्लांट होते हैं, उनमें रूट हेयर विकसित नहीं होते हैं, मतलब रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। तो रूट हेयर पर की जगह पर जड़ों में क्या पाए जाते हैं? माइकोराइजा पाए जाते हैं, और उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं। यह सहजीवन का उदाहरण होता है, जिनमें कवक सूत्र जो माइकोराइजा है जड़ों के अवशोषी अंग के रूप में काम करते हैं, और वो वाटर को, मिनरल्स को, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट ज़रूर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पूरा देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।